हे माय लवलीज़ पार्ट आज कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मैं स्टोरीलाइन को एंजॉय कर रहे होंगे। तो जो कोई भी मेरे चैनल पे न्यू आया है, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर आप लोगों को मेरे स्टोरी लाइन उसके प्लॉट पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके अप्रिशिएट करना भी मत भूलिएगा। जैसा भी लगे आप लोगों को देन मुझे ज़रूर बताइएगा। देन चलिए हम स्टार्ट करते हैं इस एफ को, जहाँ हमने लास्ट पार्ट में देखा विंग के जो हीट आई थी उसका सेकेंड डे चल रहा था। एंड देन जब बुखार था तब विंग ने वांगजी को धक्के मारकर रूम से बाहर निकाल दिया था। उसे अपने करीब भी नहीं आने दिया था। बट जब उसकी हीट आई थी वो खुद चलकर वांगजी के पास आया था, जहाँ पे वांगजी ने उससे पोलाइट वे में पूछा था, क्योंकि वांगजी अपनी लाइफ के स्ट्रगल को विंग को नहीं बता रहा था। दैट्स वाई विंग को लग रहा था कि उसकी अकेले की स्ट्रगल बहुत ज़्यादा बड़ी है एंड देन वो बहुत ज़्यादा घुटा पिसा पड़ा है। बट उसने कभी भी वांगजी के पॉइंट ऑफ व्यू से वांगजी के लाइफ को जानने की कोशिश नहीं करी थी। वही दूसरी तरफ विंग जब ये सब कुछ बैक कर रहा था तो वांगजी ने एक सवाल करा था कि उसके चले जाने के बाद क्या विंग को उसको फर्क पड़ने वाला है। तो विंग ने कह दिया था कि नहीं, उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और अपने मन में भी उसने खुद से इंचैंट करते हुए बोला था कि अगर वो चला जाएगा तो उसके लिए आसान हो जाएगा रास्ते और वो वापस से जर्मनी चला जाएगा। जिसके बाद वांगजी के अंदर का बच्चा पूरी तरीके से मर चुका था एंड देन वो नहीं चाहता था कि वो विंग को दिखाए। अब जो कि विंग उसका ओमेगा था, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी थी, देन वो उसे प्यार करता था, तो उस नाते वो पीछे नहीं हटता है एंड देन विंग को वो सेटिस्फाइड करना स्टार्ट करता है। पर वांगजी जो कि एक अग्रेशन मोड में आकर के जो दिमाग से ये सारी चीज़ें क्रिएट करके की जाती है और एज अ ड्यूटी फुलफिल करना दोनों डिफरेंट हो जाता है। तो वांगजी ने सेकंड ऑप्शन चूज करा था देन वो काम कर रहा था। उसके बाद जब वो हटता है तो विंग कहता है क्या एक ही बार? तब वांगजी कहता है कि मॉर्निंग के 3 बज चुके हैं तो तुम्हें सो जाना चाहिए। उसके बाद वो लोग आराम से सो जाते हैं। पर वांगजी के आंखों में नींद कहाँ था। वो विंग को अच्छे से कंबल टक करते हुए गैलरी में जाता है, चेयर पे बैठा हुआ सिगार ऐसे स्मोक करते हुए कहता है, लाइफ सच में बहुत ज्यादा छोटी है। यू नो विंग, मैंने जब तुम्हें पहली बार ब्रिज से नीचे बच्चों को पढ़ाते हुए देखा था मेरी सांसें अटक गई थी कि कोई इतना ज़्यादा चेयरफुल कैसे हो सकता है, इतना ज़्यादा प्यारा और क्यूट कैसे हो सकता है। मैं हमेशा से चाहता था कि जब भी मैं तुम्हें गले लगाऊं तो मुझे प्यार से देखो, मुझ पे डोमिनेंट हो, मुझसे थोड़ा वो गुस्सा करो, मुझे प्यार से देखो और अपने अधिकार जताओ। मैं तुम्हारी नौटंकियों को बर्दाश्त करूं, तुम्हारे सारे नखरे उठाओ और तुमसे प्यार करो, बेपनाह प्यार। पर मेरी कुछ एक गलतियों ने मुझे तुम्हारी नज़रों में इतना शायद नीचे गिरा दिया है कि अगर मैं उठने की कोशिश भी करूँ ना तब भी मैं शायद से ना उठ पाऊँ। और अब मैं इसके लिए क्या एफर्ट करूँ मुझे खुद नहीं पता। ये सोचते हुए वांगजी सिगरेट पीते पीते जब स्मोक खत्म हो जाती है तो वो भी आंखें बंद करके गैलरी में सो जाता है। मॉर्निंग के टाइम पे वांगजी पहले ही उठ जाता है क्योंकि मच्छर ने काट के उसका चूरमा बना दिया हुआ था। और उसके बाद वो फ्रेश होकर के नीचे आ जाता है, जहाँ पे जब देखता है कि मॉर्निंग का सब कुछ ऐसे ही था, तो वो रेनेन को आवाज़ लगाता है। तो रेनेन भी फटक से उठ जाती है और युवान को सोते हुए छोड़कर नीचे आती है, जहाँ पे रेनेन वांगजी के लिए एक ब्लैक टी बना देता है और वो जिम सेक्शन वाले एरिया में चला जाता है। वहाँ से आने के बाद रेनेन युवान के लिए ब्रेकफास्ट बना रहा था। क्रिस भी उठ करके थोड़ा सा एक्सरसाइज कर रहा था उसके साथ में। तो क्रिस कहता है सर अब क्या करें? तो वांगजी कहता है क्या पता चला? वो कहता है सर हमने एक्सेस तो कर लिया है कि वो कहाँ रह रहे हैं, पर उनके साथ बहुत सारे कमांडोज है, आई मीन कि वो बहुत सारे लोगों को साथ में सिक्योरिटी के लिए लेके घूम रहे हैं, तो हम कुछ नहीं कर पा रहे सर। तो कहता है कहीं तो वो जाता होगा, अकेले ढूंढो और उसे यहाँ लेकर आओ क्योंकि हमारी गाड़ी के ऊपर हमला हुआ है। क्या लगता है तुम्हें क्रिस? क्रिस कहता है आई नो सर। उसके बाद कहता है सर एक्चुअली में आज एक मीटिंग है और आपको जाना होगा और मे बी शायद उसमें सीजन सर भी हों। हाँ जी, सीजन का नाम सुनकर ही उसका पूरा मुंह बन गया था एंड देन कहता है ठीक है। फिर वो दोनों ऊपर आके फ्रेश होते हैं। फिर वांग जी युवान को उठाने आता है, उसे उठाकर रेडी करता है। तो युवान ऐसे रेडी होते होते बोल रहा था क्या मम्मा ठीक है, मैं उनसे मिलने जाऊँ? इस पे वांगजी कह देता है कि मम्मा सो रही है, आप चुपके से बस उसे देखकर आ जाना। तो युवान हाँ में सर हिला देता है। फिर युवान से पूछकर उसका बैग पैक करते हुए वो नीचे आ जाता है, जहाँ पे युवान विंग को देखने चला गया था। और वांगजी नीचे आकर के और उसके बाद वो रेनन से पूछता है कि क्या सब कुछ रेडी है। फिर उसके बैग में पानी और लंच जो था वो सब कुछ पैक करके साइड कर देता है।
फिर युवान जो था वो विंग के कमरे में आता है जहाँ पे विंग उठ चुका था और उस सेलिंग को देख रहा था। अब ऐसा नहीं था कि विंग को कल रात वाला कुछ याद नहीं था, विंग को कल रात वाला सब कुछ याद था। दैट्स व्हाई वो सेलिंग देख रहा था। तो युवान को देखते ही विंग उसकी तरफ मुड़ जाता है तो कहता है बाबा आप उठ गए। पर विंग की बॉडी ना बहुत ज़्यादा वीक हो रही थी और उसके मुंह से आवाज़ भी बहुत लो वॉइस पे निकल रहा था। दैट्स व्हाई युवान कहता है यस मम्मा मैं उठ गया, पर क्या आप ठीक हैं? जिस पे वो कह देता है मैं ठीक हूँ, बट आपको रेडी किसने किया? तो इसमें वो बोल देता है कि डैडा ने करा। हिवान की बात सुनने के बाद भी उसे थोड़ा-सा प्यार करता है। अब जबकि वो नेकेड था दैट्स व्हाई वो उठ भी नहीं सकता था। एंड देन कहता है कि वो डैडा के साथ स्कूल चला जाए। हिवान भी हाँ में सर हिलाकर वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद विंग सोच रहा था कि वो कैसे कल रात को भंग के पास आ सकता है, क्योंकि वो भांजी के पास आया था। उसे याद है कि वो बहुत ज़्यादा करा रहा था, अपने बॉडी को बहुत ज़्यादा नोच रहा था, स्क्रैच कर रहा था, पर वो शांत नहीं हो रहा था। लास्ट में उसका गला सूख रहा था, वो बहुत बेचैन हो रहा था। वो क्रैविंग कर रहा था भांजी के लिए। लड़खड़ाते हुए खड़ा होता है, डोर वैसे ही खुला छोड़कर धीरे 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 करते हुए भांजी के रूम में आता है और भांजी को देखते ही लाइट्स ऑफ करके उसकी बाहों में आकर सीधे उसके ऊपर कूद जाता है। वो सारे सीन सोचते हुए विंग कहता है सच में मैं मानूं या ना मानूं, पर मेरी बॉडी अल्फा के लिए डिमांड करती है। पर यह भी सच है कि वो बस मैं उन्हें माफ नहीं कर सकता। कुछ भी हो जाए मैं उन्हें माफ कभी नहीं करूंगा। उन्होंने जो किया उसके लिए उन्हें हमेशा हमेशा के लिए मुझसे प्यार तो कभी नहीं मिलेगा और ना ही वो मिलेगा जो वो चाहते हैं, कभी नहीं मिलेगा। ये सोचते हुए विंग की आंखों में आंसू था, क्योंकि उसका अंतर्मन कुछ और कह रहा था पर उसका दिमाग उसके साथ जंग लड़ रहा था। फिर वो जब देखता है कि डोर नॉक हो रहा है, मतलब ओपन हो रहा था, तो वो आंखें बंद कर देता है जहाँ पे वांगजी उसके पूरे बॉडी को अच्छे से कवर करता है। उसके बालों को ऐसा केयर्स करते हुए बस उसे देखता है। वो धीरे धीरे करके उसकी तरफ बढ़ रहा था, उसकी फोरहेड पर किस करने के लिए। विंग के दिल की धड़कन बढ़ी हुई थी, पर वांगजी फिर से उसे देख करके छोड़ देता है, देन उठकर चला जाता है अपना वॉलेट और फोन लेकर के। वांगजी के जाने के बाद विंग उसे देख रहा था और उसकी आंखों में आंसू था। उसके दिल में दर्द हो रहा था और वो कहता है हाँ मैं यही डिजर्व करता हूँ। कभी कभी प्यार का अंजाम मिलना नहीं, थोड़ा सेपरेट होना भी तो होता है। ये बोलते हुए और वो लेटा हुआ था। अब विवान को लेकर वांगजी निकल चुका था। उसे स्कूल ड्रॉप करने के बाद वो क्रिस के कार से ही ऑफिस आता है। ऑफिस आने के साथ ही सबसे पहले मीटिंग था। वो वहाँ आता है जहाँ पे सीचन हेड के कुर्सी पे बैठे हुए थे, जिसे देखकर वांगजी और वो सब एक दूसरे को ग्रीट करते हुए बैठ जाते हैं। मीटिंग चालू होता है और सारे पोर्टफोलियो दिखाए जाते हैं। वांगजी की कंपनी अलग थी पर एक दूसरे के ऊपर डिपेंड था सब। दैट्स व्हाई सीजन को एक मौका चाहिए होता था वांगजी को मॉक करने का। 4 दिन से आया था, वांगजी आया भी नहीं था। सारे एम्प्लॉय के सामने में वांगजी से वो कहता है इतनी भी क्या बिजी रहते हो कि आकर के एक बार एनालिटिक रिपोर्ट चेक भी नहीं कर सकते? कितनी सारी गड़बड़ें हुई हैं ट्रांजैक्शन में। जिसके बाद वांगजी जब उस रिपोर्ट को देखता है तो सच में 3-4 जगह बहुत सारी गलतियां करी हुई थी और मिलियंस के ट्रांजैक्शन अमाउंट इधर से उधर हो चुके थे। जिसके बाद वांगजी को भी समझना चाहिए था, हाँ वो विंग के पीछे तो था, पर उसे ऑफिस के काम को डिनाई नहीं करना चाहिए था। दैट्स व्हाई वो अपने मन में कहता है ये मैंने क्या कर दिया। उसके बाद वो वहां से वापस से उसे सॉरी बोलता है और फिर वापस से कंटिन्यू करता है। सब कुछ हो जाने के बाद सीचन कहते हैं मेरे साथ कैबिन में आओ। वांगजी को पता था कि ऐसा कुछ होगा ही। कैबिन में जहाँ पे लेले जा चुका था, क्रिस भी निकल चुका था। सीचन उसके पास आता हुए कहता है क्या तुम पागल हो गए हो? अपने साथ उस ओमेगा को लेकर क्यों आए हो? हाँ, ये सुनते ही वांगजी के पैरों तले जमीन खिसक गई थी और वो कहता है आपको कैसे पता? सीचन कहता है तुम्हारे कार के ऊपर हमला हुआ था ना, तुम जानते हो किसने करवाया? वांगजी कहता है कोई कोई जापान से है। सीचन कहता है गलत हो तुम। एक्चुअली में विंग के एक्चुअली में जिसके साथ विंग जर्मनी में रहता था, तुम जानते हो वो कौन है? तो उसे याद है कि हाँ सनाया और उसका हस्बैंड और बच्चा था। तो कहता है हाँ वो उसके स्टूडेंट के साथ में रहता था। सीजन कहता है तुम गलत हो, वो जिसके साथ रहता था वो एक रशियन माफिया था और वो वहां जाकर छुपा हुआ था। उसने अपनी वाइफ के लिए तुमसे पंगे लिए हैं। अब हालांकि इसमें उसका हाथ है या नहीं, पर हाँ उसके लोग भी विंग को ढूंढ रहे हैं और जिस दिन वो उसे मिल जाएगा वो उसे लेकर चला जाएगा।
तुम्हें नहीं लगता वांग जी कि तुम अपने साथ मुसीबत लेकर आए हो? इस बार वांग जी लिटरली डर चुका था। एंड देन वो कहता है, अगर मौत भी मेरे सामने आए तब भी मैं उसे नहीं जाने दूंगा। इतना बोलने के साथ ही वो उसे हाथ छुड़ाता है तो सीचन कहता है, आज नहीं तो कल तुम्हें वीन को छोड़ना होगा। वांग जी ऐसे जब जा रहा होता गुस्से में पलट कर आता है, कहता, काका आखिर आप चाहते क्या है? हाँ, आपने कहा था विंग का कोई स्टैंडर्ड नहीं है, दैट्स व्हाई मैं उससे शादी नहीं कर सकता बिकॉज मैं उसे स्लैब बना के लाया था। पर आज एक नंबर वन सर्जन होने के नाते वो एक हीलर भी है, उसके पास मेरा बच्चा है, आपको लगता है कि मैं उसे छोड़ दूंगा? सीचन कहते हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि तुम उसे छोड़ दो या कुछ भी करो, पर वो लोग तुम्हें एक नहीं होने देंगे, इतना याद रखना। और हाँ, अपनी जान बचाओ, अगर तुम जिंदा रहे तो अपने बच्चे को भी बचा ले हुए। और वांगजी स्मग के साथ नहीं कहता, और मेरे ओमेगा का क्या? सीजन कहते हैं, वो वैसे भी तुम्हारी किस्मत में नहीं है वांगजी, तुम समझ नहीं रहे हो। पिंक कोई मामूली इंसान नहीं है, वो जिसके साथ था वो उसकी दादी माँ नहीं थी, और वो जहाँ से बिलोंग करता है वो लोग उसे लेके जाएंगे। वांगजी एकदम सॉफ्ट होते हुए कहता है, क्या बकवास कर रहे हैं? वो कहता है, तुम्हें यकीन ना हो तो देख लेना। और इतना बोलकर वो कहता है, अपना ध्यान रखो। भांगजी तो एकदम शॉक्ड हो गया था, सीचन वहां से जा चुके थे। भांगजी कैबिन में आते हुए कहता है, क्रिस, मैंने कहा था कि वो ढूंढो वो लोग कौन है। क्रिस वहीं से वापस रिपीट करते हुए कहता है, सर वो एक किंग क्लब है, वो वहां पे जाता है, पर उस क्लब में तो सिर्फ वीवीआईपी सेक्शन है, हम पता कैसे करेंगे कि वो कहाँ जाता है? भांगजी कहता है, मुझे नहीं पता क्या करोगे, पर प्लीज ढूंढो, मैं नहीं चाहता कि ऐसा कुछ हो। ये सुनना हुआ था तो कहता है, ठीक है। वहीं दूसरी तरफ एक होटल के कमरे में एक थप्पड़ उसी बॉडीगार्ड के ऊपर जो कि पार्टी में मिला था। वो एक बॉडीगार्ड था और वो ऐसे बिजनेस प्रेजेंटर के तौर पे गया हुआ था। बिजनेस प्रेजेंटर अलग होता है, एमडी अलग होता है, प्रेसिडेंट सब अलग, सीईओ अलग होते हैं, ठीक है। तो उसको एक थप्पड़ पड़ जाता और कहता है, बस उसका छोटा सा एक्सीडेंट करवाया, क्या लगता है तुम्हें वो खुद सन की सीईओ है और एक रियर ब्लड अल्फा भी, तो उतने छोटे से एक्सीडेंट से उसका क्या होगा? उसे डराना चाहिए था ताकि उसे पता चले कि इसके पास जो प्रीसियस चीज है वो किसी और की है। इतना सुनना हुआ ही था तो वो कहता है, बट सर हम ऐसा कैसे कर सकते हैं? वो कहता है, मुझे नहीं पता कैसे करना है कैसे नहीं करना है, ये करो क्योंकि ये मैडम का आदेश है, और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो हम कुछ नहीं कर सकते। ऊपर से ग्रैंडपा की तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ चुकी है तो उसे यहाँ आना होगा, अगर वो नहीं आता है तो ग्रैंडपा को ठीक कौन करेगा? हाँ, वैसे भी मिस्टर मार्टाउ वो न जाने कहाँ चले गए हैं, उनके जो 17 शिष्य है वो सब भी फेल हो चुके हैं, लास्ट ये बचा है, और अगर ये नहीं कर पाया तो ग्रैंडपा ठीक नहीं होंगे। इतना बोलकर वो उसे ऐसा भगा देता वहां से। अब वो बेचारा जो था वो बॉडीगार्ड बहुत ज्यादा डरा हुआ था। एंड देन कहता है, मुझे किसी भी तरह करके उसे वहां से निकालना ही होगा। और इतना बोलते हुए बाहर आकर कहता है, उस बच्चे का स्कूल कहाँ है? वो बता देता है, इस लोकेशन पे है। वही वांग जी जो कि अपने ऑफिस में था और वो बहुत ज्यादा परेशान हो रहा था, उसे कुछ तो अंदेशा हो रहा था ट्रिक्स के बारे में, वो सोचना तक नहीं चाह रहा था। वह विंग एज यूजुअली जब उठता है तो उसकी बॉडी बहुत ज्यादा वीक हो रही थी, बहुत बहुत ज्यादा। वो फिर भी दोपहर का वो टाइम हो चुका था, वो जैसे तैसे मैनेज करता है, उठता है, बात कौन पहनता है और अपने कमरे में आता है जिस कमरे में युवान था। फिर से वो सुई को लेता है, अंदर लगाकर सीधे लेट जाता है। जब वो लेट जाता है तो ऐसे लेटा हुआ था, कब वो बेहोश हो गया उसे पता ही नहीं चला। जब रेन रेन उसके कमरे में आती है बेड सब ठीक करने के लिए तो देखती है विंग पड़ा हुआ है। उसे देखती है उसकी बॉडी ठंडी हो रही थी तो उसे लगा शायद बुखार है, वो उतर रहा है, हिट साइकिल खत्म हो चुकी है, तो जिस वजह से उसको ढक करके चली जाती है। शाम के 7 बज रहे थे, दोपहर में भी युवान आ गया था, क्रिस लेकर आ चुका था। लेकिन भंगजी जब घर आता है तो देखता है कि विंग अभी भी सो रहा है। वो ये पूछता है उससे कि क्या उसने आज खाना खाया उठ करके या कुछ भी, तो रेनन कह देती है नहीं। फिर वांगजी उसे पूछता है, ठीक है। जब वो अपने कमरे में आता है तो विंग वहां नहीं था, भागते हुए वो इवान के कमरे में आता है तो विंग सो रहा था। वांगजी जो कि इन सारी चीजों से थोड़ा डरा हुआ था, वो विंग को गले लगा लेता है, जिसकी कसमकस की वजह से वांगजी की जब आंखें विंग विंग की जब आंखें खुलती हैं, उसे देखते हुए खुद को छुड़ाने की कोशिश करता है तो वांगजी कहता है, प्लीज थोड़ी देर ऐसे ही रहो प्लीज, पता नहीं क्यों। फिर अपने मन में कहता है कि मैं तुम्हें हक कर पाऊंगा या नहीं।
विंग वैसे ही था, उसे भी अच्छा लग रहा था। एंड देन कहता है छोड़ो मुझे वॉशरूम जाना है। फिर वांग जी विंग को अच्छे से वॉशरूम ले जाकर छोड़कर आ जाता है और वो नीचे आते हुए युवान से बातें कर रहा था, जहाँ पे युवान बता रहा था कि आज स्कूल में कुछ लोग उसे मिलने आए थे। ये सुनकर क्रिस और वांग जी दोनों शॉक होकर एक दूसरे को देख रहे थे, जहाँ पर रेनन कहती सर तो क्यों ना सीसीटीवी फुटेज देखा जाए। ये सुनना हुआ ही था। क्रिस कहता है पर स्कूल का एक्सेस कौन देगा हमें। रेनन कहती है सर एक्चुअली में मुझे कोडिंग आती है, मुझे लैपटॉप मिलेगा तो मैं निकाल दूंगी। ये सुनना हुआ ही था। तो क्रिस और वो दोनों एक सस्पिशियस लोग देते हैं रेनन को और कहते रेनन कहती आई एम सॉरी सर, पर आपने जब मेरा बायोडाटा लिया था उसमें मैंने दिखाया तो था कि मैं एक इंजीनियर हूँ फॉर्म टेक की। तो क्रिस को याद आता है हाँ उसमें इसने मेंशन करा हुआ था। फिर वो उसे लैपटॉप देता है, जिसके बाद वो कोडिंग करने के साथ ही एक्सेस करती है और एक्सेस करने के साथ ही फुटेज चेकआउट करती है, जहाँ पे युवान बताता है कि वो सेकेंड पीरियड टाइम था। उसके बाद जब वो लोग चेक करते हैं तो ये लोग वही लोग थे जिसे देख करके वांगजी कहता है क्रिस मैंने पहले ही कहा था। और युवान कल से आप स्कूल नहीं जाओगे फिलहाल के लिए। तो युवान कहता है दादा क्या कोई प्रॉब्लम है। वांगजी कहता है हाँ छोटा सा प्रॉब्लम है, जब तक सॉर्ट आउट नहीं हो जाता आप घर पे मम्मा का ख्याल रखोगे ओके ना, मैं बात कर लूंगा। युवान हाँ में सर हिला देता है। फिलहाल से इन लोगों के सामने में सब कुछ नॉर्मल था। युवान पढ़ रहा था तो रेनन कहती है सर ये लोग चाइना के नहीं हैं, ये लोग नॉर्थन साइड से लग रहे हैं, क्या ये लोग जापानी हैं। पंग जी हाँ में सर हिला देता है। उसके बाद कहता है सर आपने एक पैटर्न नोटिस किया, इन सबके हाथ पे ना एक टैटू बना हुआ है। एक सिंबॉलिक टैटू था जिसमें एरो का डिजाइन था, पर वो यूनिक तरीके से था, जिसे देखकर वो कहता है हाँ ये तो मैंने नोटिस ही नहीं किया। तो फिर क्रिस देखता और कहता है सर ये लोग तो जापान के हैं बट ये लोग चाइनीज ही हैं। आई मीन कि जब पार्टीशन हो रहे थे तो जो नॉर्थन साइड के थे जो ज़्यादातर जिनका व्यापार जापान में था, वो लोग चाइना और वियतनाम और जापान में व्यापार करते थे। तो वो लोग ऐसे ही डिवाइड होकर के जापान वियतनाम बैंकॉक वगैरह चले गए थे। तो ये चीनी बोल सकते हैं हम, आई मीन कि वो भी चाइनीज ही है। जिसके बाद वो लोग जब नोटिस करता है पैटर्न को और चीज़ों को एक दूसरे से कनेक्ट करता है डॉट को, तो उन्हें भी लग रहा था कि हाँ ये लोग वही हैं। तो क्रिस कहता है सर बट ये सर के साथ कांटेक्ट क्यों करना चाहते हैं। वांगजी कहता है फिलहाल तो दो रीजन समझ में आ रहे हैं। पहला कि एक तो वो सर्जन है, दूसरा कि वो एक हीलर है। अगर कोई गंभीर बीमारी या कोई परेशानी है तो उसे कांटेक्ट करके उसे ऑपरेशन के द्वारा हटाना है, या अगर मानसिक तौर से कोई बीमार है तो हीलिंग के द्वारा हटाया जाएगा। दोनों चीज़। पर तीसरा मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, पर वो मेरे बच्चे के पास। क्रिस कुछ भी हो जाए मैं अपने बच्चे को खुद से दूर नहीं जाने दूंगा और ना ही अपनी ओमेगा को। पीछे से विंग आते हुए सारी बातें सुन चुका था और कहता है क्या बातें हो रही हैं। हाँ वांग जी उसे देखता है, देन फटक से खड़ा हो जाता है, लैपटॉप पटक से बंद कर देती है रेनन और कहती है मैं कॉफी लेकर आते हैं। पर विंग कहता ठहरो, क्या बातें हो रही थी यहाँ पे, क्या चल रहा है। वांग जी कहता है ऐसा कुछ नहीं है, हम बस डिस्कस कर रहे थे कि युवान को हम बेटर स्कूल में डालें या नहीं। युवान भी सब कुछ समझते हुए आगे आता कहता है मम्मा एक्चुअली में उस स्कूल में मुझे बच्चे बुली करते हैं ना। तो विंग नीचे बैठ जाता है और कहता है पर आपने कहा था कि डैडा ने आपकी क्लास चेंज कर दी। फिर भी युवान झूठ बोलते हुए कह देता है वही बच्चे आके मुझे फिर से बुली करते हैं मम्मा कभी कभी। फिर वो खड़ा हो जाता है उसे लेकर के कहता है क्या आप इसके लिए कुछ नहीं कर सकते, ताकि हम जी युवान को ले लेता कहता हाँ हाँ मैं बात कर लूंगा, वैसे हमें भूख लगी है चलो खाना खाने चलते हैं। जबरदस्ती विंग को खींच कर लाकर वहां बिठा देता है। एंड युवान को बीच में बिठा देता है ताकि वांग जी विंग से बच सके, मतलब उसकी नजरों से बच सके। वांग जी को ऐसा अजीब हरकतें करता हुआ देखकर विंग ऐसे सस्पेंस होकर पूछता है क्या बात है आप इस तरह से रिएक्ट क्यों कर रहे हैं। हाँ वांग जी कहता है कुछ भी नहीं हुआ है सब ठीक है, तुम खाना खाओ। फिर वो पहले तो विंग युवान को खिलाता है, फिर वो खुद खाता है। फ्रेश लग रहा था और वो अच्छा फील कर रहा था। फिर वो ऐसे सोफे पे बैठ के मैगजीन्स पढ़ रहा था, जहाँ पे रेंदेन उसके पास आकर फ्रूट को पिल कर रही थी। एंड देन उसे कह रही थी वैसे आपसे पूछना चाहती थी कि आप जर्मनी में क्या करते थे। तो विंग बता देता है कि वहाँ पे एक हीलर था और वो हीलिंग सेशंस लेता था और लोगों को अपने तरीके से ठीक करता था। तो फिर वो बताता है कि वो मार्टों का शिष्य था 18वां 17वां और 18 शिष्य था। उसे नहीं पता है कि 18वां शिष्य कौन है, बट हाँ सारे शिष्यों को अलग कमरे दिए गए थे और सारे शिष्यों का अलग टाइम रहता था। कोई एक दूसरे को देख नहीं सकते थे, नहीं मिल सकते थे, और अगर गलती से दिख जाए तो उन्हें गर्म पानी से हाथ और मुंह में डाल करके सजा लेनी होती थी। इसलिए
मुझे नहीं पता, पर हाँ हम सबको अलग अलग सेक्शन एरिया में अलग अलग काम दिए गए थे और सारे सिस्टर के पास एक अलग अलग खास गुण होता है जिस वजह से हम हीलिंग कर पाते हैं। जिसके पास जो पावर्स होती है, मतलब कि हमारी अंदरूनी ताकत होती है, वो उस तरीके से काम करते हैं। रेनन काफ़ी इम्प्रेस्ड हो रही थी। रेनन कहती है, आप मुझे देखकर बता सकते हैं मुझे कौन सी प्रॉब्लम है? तो विंग उसे हाथ चेक करता कहता, तुम्हें पानी से प्रॉब्लम है। तो रेनन कहती है, आपको कैसे पता? विंग कहता है, तुम्हें स्विमिंग पूल या समुद्र देखकर डर लगता है ना? रेनन हंसते हुए कहती है, सही कहा आपने, गहराई वाले पानी देखकर मैं डर जाती हूँ। क्रिस आते हुए कहता है, फिर ठीक है, तुम्हें तो स्विमिंग पूल में डुबो डुबो के मारने में मजा आएगा। जहाँ पर रेनन डर जाती है और कहती है कि क्या बकवास कर रहे हैं आप? हाँ। क्रिस कहता है, मजाक कर रहा था, स्विमिंग पूल में कौन मरता है भला? तो कहता है, बहुत सारे ऐसे केसेस हुए हैं जो कि तैरना नहीं जानते, वो स्विमिंग पूल में डूब जाते हैं। चीज कहता है, यू राइट, आइडिया काफी अच्छा है। अगर रेनन कहती, सर। हर बींग हंसते हुए कहता है, ऐसा कुछ नहीं है, बैठ जाओ आराम से। और वो जो फ्रूट काट रहे थे ना, वो दोनों खा रहे होते हैं। फिर रेनन कहती है, ये सर के लिए है। तो क्रिस कहता है, हाँ तो मैं उसका असिस्टेंट हूँ, मैं तो खा ही सकता हूँ। रेनन मुंह बनाते हुए कहती है, खुद से छिलके नहीं खा सकते? जब देखो तब। क्रिस उसके पास आता और कहता है उसके हाथ से चाकू लेते हुए, लाओ मैं कर लेता हूँ, ओके तुम रेस्ट करो। बेचारी रेनन के तो तोते उड़ गए थे। एंड देन उसे वो देख रही होती है। दी सीन्स देखकर एंजॉय कर रहा था। और फिलहाल से उसका आज हीट आने का कोई टाइम अभी नहीं था, क्योंकि वो सामने फिर से बेहोशी की हालत में उठा था, तो उसे आइडिया नहीं था कि वो रात में आएगा या फिर मॉर्निंग में आएगा। दैट्स वाई इन सारी नौटंकी को देखकर एंजॉय कर रहा था और अपने मन में सोचता है, कितना अच्छा लग रहा है यहाँ पे। वैसे सनाया से बहुत टाइम हो गया है बात किए हुए, और इतना हुआ ही था कि वो सनाया का कॉल आ जाता है, जिसे क्रिस और वो दोनों कहते हैं, आप बात कीजिए हम आते हैं। हिवान भी रेनन के साथ खेलने में मशगूल हो चुका था और क्रिस भी उसके साथ खेल रहा था, जहाँ पे विंग गार्डन एरिया की तरफ जाकर के उसे बात करते हुए कहता है, हेलो। यहाँ पे सनाया कहती है, सर आप ठीक तो है ना? ये कहता है, हाँ मैं ठीक हूँ। फिर वो दोनों थोड़े से रिलेटेबल पेशेंट से रिलेटेबल बातें करते हैं। जब वो बात कर ही रहा था तो वांग जी स्टडी से बाहर निकलता है, तो क्रिस से पूछता है कि विंग कहाँ है? उसके बाद वो बोल देता है कि सर उस तरफ है। उसके बाद वो कहता है, ठीक है। वांग जी उसके पीछे से आके खड़ा था, जिसे देखते हुए विंग डर जाता और कहता है, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? वांग जी कहता है, मुझे तुम्हारी सनाया से कुछ बात करनी है, क्या मैं कर सकता हूँ? विंग कहता है, क्या बात करने वाले हैं आप? वांग जी उसके कान में धीरे से कहता है, मैं उसे बताऊंगा कि मैंने उसके दोस्त को, उसके टीचर को अच्छे से संभाल कर रखा है। इतना तो भरोसा करो, ताकि वो आराम से रह सके, है ना? रिंग वो फोन दे देता है एंड देन उसे घूर कर देखता है। मुझे कहता है, मुझे अकेले में बात करनी है, बस 2 मिनट, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। विंग उसे दे करके वो ऐसे बाहर किचन में आ जाता है। वांग जी थोड़ा और दूर हट जाता है ताकि विंग को सुनाई ना दे। फिर वो कॉल पिक करते हुए कहता है, हेलो। सनाया डर जाती है, कहती है, जी सर। तो वांग जी कहता है, सनाया तुम्हें विंग के लिए चिंता करने की जरूरत नहीं है, वो बिल्कुल ठीक है, पर क्या मैं तुम्हारे अल्फा से बात कर सकता हूँ? इट्स अर्जेंट। और वो समझ जाएगा, फोन दो। वहीं पे उसका आधा खड़ा था। सनाया फोन ऐसे देती है तो वो फोन स्पीकर पे करता है, जहाँ पे वांगजी कहता है, क्या तुमने अपने लोगों को भेजा है चाइना? और अगर भेजा है तो वो जिंदा वापस नहीं जाएंगे। कैल्विन डरते हुए थोड़ा सा डर गया था एंड देन कहता है, मैं बस एक बार श्योर होना चाहता हूँ कि विंग सर आपके साथ सेफ हैं या नहीं। मेरे लोगों को कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, वो किसी भी तरीके से आपको हार्म नहीं पहुँचाएंगे। अगर आप चाहे तो मैं उनका एक्सेस दे सकता हूँ आपको। और इतना बोलकर वो चुप हो जाता है। वांग जी कहता है, सही कहा, वैसे भी मुझे ज़रूरत है, कुछ और लोगों को भेज दो। इतना सुनना हुआ था तो कैल्विन कहता है, क्यों? वांग जी कहता है, आई थिंक से तुम्हें भी चाइना आना चाहिए, विंग की जान को खतरा है। ये सुनकर सनाया कहती, क्या कहा आपने? हाँ जी कहता है, शांत हो जाओ, विंग को पता नहीं है कुछ भी, पर कुछ तो बड़ा है जो हम नहीं जान पा रहे हैं, और विंग को एक भी बात पता नहीं है। इसलिए मुझे तुम लोगों की जरूरत है, क्या तुम आ सकते हो? इतना सुनना हुआ था तो सनाया कहती है, हाँ हाँ हम आ रहे हैं। हाँ हम हमें बस 3-4 दिन दीजिए। तो कैल्विन कहता है, देखो सनाया, तुम डॉक्टर हो, पहले तुम यहाँ सब कुछ मैनेज करो, उसके बाद चाइना के लिए आना। मैं जाता हूँ, ओके ना? और हाँ, अभी आना है सर? तो अंग जी कहता है, हाँ कल तक आ सकते हो। इस पे सनाया कहती, नहीं मुझे भी जाना है, मैं बात कर लूंगी। तो कैल्विन कहता है, ये तुम डॉक्टर हो सनाया, ऐसे कैसे जा सकती हो? तो कहता, पर मुझे जानना है। हाँ जी कहता है, परेशान मत हो, तुम्हारे पास 10 दिन है, 10 दिन में सभी चीज़ों को पैकअप करो। और हाँ, यहाँ पे मैं तुम्हारे लिए हॉस्पिटल बुक कर देता हूँ, तुम वहाँ पे आके प्रैक्टिस कर सकती हो। सनाया कहती है, थैंक यू सो मच। हाँ जी कहता है,
और अगर तुम चाहो तो यहाँ हमारे मैंसन में आके रह सकती हो, हम सारा इंतज़ाम कर लेंगे। सनाया कहती थैंक यू सो मच सर। पर विंग सर तो ठीक है ना? हाँ जी कहता है, मैं फ़ोन उसे दे रहा हूँ, पर हाँ उसे कुछ भी पता। सनाया कहती ओके सर, मैं समझ गई। फिर वांगजी आकर फ़ोन उसे देता है और कहता है हाँ उसे मेरा बाय बोलना। वो बोलकर वहाँ से चला जाता है। अब जो कि विंग बहुत ज़्यादा डरा हुआ था वो हेलो करता है, तो जिसमें सनाया कहती सर हम चाइना आ रहे हैं, वांगजी सर ने हमारे लिए आने का इंतज़ाम कर दिया है। जिस पे विंग कहता हाँ। तो आज के लिए इतना ही। कैसा लगा आप लोगों को ये पार्ट मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताना। तो मिलते हैं नए चैप्टर में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।